आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आइए देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के विषय में 1266 से 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन का शासन था। गयासुद्दीन बलबन, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, यह एक दास था। इल्तुतमिश का खरीदा हुआ दास और इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश भी इल्बारी जनजाति का तुर्क था। हमने पूर्व में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का प्रथम इल्बारी वंश या शमसी वंश जिसको कहा जाता है। इल्तुतमिश और उसके जो वंशज थे, नासिरुद्दीन महमूद तक का जो शासन रहा है उनका। बलबन को द्वितीय इल्बारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वितीय इल्बारी की तुर्क था, बलबन दास था, इल्बारी वंश के नाम से, इस वंश के शासकों को द्वितीय इल्बारी वंश के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में बलबन ने भी धीरे धीरे ही अपने जीवन की शुरुआत की थी। बहराम शाह के समय इसे पद प्राप्त होने शुरू हुए थे और नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय तक ये नायब या नायब के पद तक पहुंच गया था। सुल्तान के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति, और इसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय तो प्राय लोग बलबन को ही सुल्तान के नाम से संबोधित करते थे। विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक गुट ऐसा भी है जिसमें निजामी, इशामी जैसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु का कारण ही बलबन था, बलबन ने ही उसे मरवाया था। अच्छा, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था नासिरुद्दीन महमूद के साथ। इस तरह उसके सुल्तान के साथ संबंधों को स्थापित करके भी इसने अपने पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, क्योंकि नायब के पद पर था। हाँ, और विद्वानों का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें उंजले हेब और कुछ और दूसरे विद्वान हैं जो मानते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद स्वयं अपनी मृत्यु में मरा था, उसे बलबन द्वारा मारा नहीं गया, तो बीमार हो गया था, बीमार होने के कारण मर गया था। खैर, जो भी हो, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु में बलबन का योगदान नहीं था, वो अपनी बीमारी से ही मर गया था। लेकिन चूंकि बलबन का पद इतना बड़ा हो गया था, इसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी, प्राय इसे सुल्तान के नाम से संबोधित किया जाने लगा था, इसीलिए नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के सुल्तान बनने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई, कोई विरोध नहीं हुआ, और किसी तुर्की अमीर ने इसका विरोध भी नहीं किया। और ये भी कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को अपनी बीमारी की अवस्था में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, तो इसलिए भी उसके बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन जब सुल्तान बना तो इसके सामने कुछ समस्याएं थी। कुछ प्रारंभिक समस्याएं जिनका सामना बलबन को करना पड़ा था, जिसमें सबसे पहली और बड़ी समस्या थी वो आर्थिक समस्या थी। हम जानते हैं इल्तुतमिश के बाद धीरे धीरे कई शासक आए और गए सुल्तान, बार बार विद्रोह होते रहे,
आपसी संघर्ष होता रहा, सैन्य अभियान बढ़े और शासकों का जो शासन काल था वो थोड़े थोड़े समय का था, 2 वर्ष 4 वर्ष इस तरह से। यही नासिरुद्दीन महमूद का शासन काल थोड़ा सा बड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियों में सल्तनत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी, गिरावट आ चुकी थी, उसमें आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी और सैन्य अभियानों के लिए, संचालनों के लिए धन की आवश्यकता थी। बार बार सेना का अभियान किया जा रहा था, इसलिए दिल्ली सल्तनत के सामने आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट एक प्रमुख समस्या के रूप में उपस्थित था, जिसका समाधान करना बलबन के लिए आवश्यक था। चलिए दूसरी समस्या देखते हैं। मंगोलों का संकट टला नहीं था। मंगोलों के विरुद्ध अभियान में बलबन का एक बड़ा लड़का मारा गया था। तो मंगोलों के भय के कारण ही उत्तर पश्चिम में, विशेषकर सिंध नदी के पार, बलबन ने कोई बड़ा सैनिक अभियान नहीं किया, उससे बचता रहा ये। इसके साथ ही जो राजपूताना है, जो वर्तमान राजस्थान का क्षेत्र, इसकी भी समस्या दस की तस बनी हुई थी। यहाँ के जो राजपूत सरदार थे उन्होंने अधिकांश भागों पर अपना पुनः कब्जा स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपनी सीमा का विस्तार कर रहे थे, उसमें वृद्धि कर रहे थे। अगली समस्या जो बलबन के सामने थी वो मेवात की समस्या थी। मेवात में रहने वाले जो मेव थे, इन्होंने दिल्ली से सटा हुआ है मेवात, दिल्ली में आतंक मचा रखा था। यहां तक कि सैनिक चौकियों को लूटने लग गए थे, जो शाही सेना की चौकियां थी उनको लूटने लग गए थे। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कहा जाता है कि दिल्ली की जनता रात को सो नहीं पाती थी, सोती नहीं थी, मेवातियों के आतंक की वजह से, इनकी डर की वजह से। तो बलबन ने इनका भी समाधान किया था और इसमें हजारों मेवाती 12 वर्ष की ऊपर के आयु वाले हजारों मेवातियों का बलबन ने वध करवा दिया था और इनकी महिलाओं को दासी के रूप में ले जाया गया था दिल्ली, उनको दासी बनाया गया था और इनकी जो संपत्ति थी मेवातियों की, उनका अधिग्रहण कर लिया गया था और जो तुर्की सरदार थे उन्हें उनका वितरण कर दिया गया था मेवातियों की संपत्ति का। इसको कहते हैं कि तलवार और रक्त और लौह की नीति, बलबन की एक नीति थी, रक्त और लौह की नीति, उसको लेकर के इस क्षेत्र में प्रवेश किया था उसने और भीषण नरसंहार बलबन द्वारा किया गया था। बहुत क्रूरता के साथ, कठोरता के साथ मेवात की समस्या का समाधान किया इसने और मेवातियों का दमन किया था बलबन ने। इसके अलावा जो अन्य हिंदू सरदार थे, राजपूताना के अलावा इनकी भी समस्या बनी हुई थी। इनमें वही बघेलखंड, बुंदेलखंड, दोआब का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब, इन क्षेत्रों की समस्याएं जस की तस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बलबन ने अभियान तो किए थे, दोआब में दलाकी मलाकी का दमन किया था और चंदेलों के खिलाफ भी अभियान किया था, ग्वालियर पर अभियान किया था, लेकिन राजपूत सरदारों को
उनका दमन करने में, उनको दबाने और वहां पर अपना अधिकार स्थापित करने में बलबन सफल नहीं हो पाया था। इसलिए इन क्षेत्रों की समस्याएं भी बलबन के लिए बनी हुई थी। तो इस तरह से देखें तो राजपूताना की समस्या, दोआब की समस्या, अन्य जो राजपूत सरदार थे उनकी समस्या, मेवात की समस्या, कटेहर का उल्लेख नहीं किया था मैंने, कटेहर जो इसके खिलाफ भी अभियान किया था, ये भी यहाँ भी विद्रोह था कटेहर जनजाति का, ये समस्या भी जस की तस बनी हुई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की समस्या भी कायम थी। और इन सब समस्याओं के साथ एक समस्या और थी जो बलबन के लिए प्रमुख थी, वह थी सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा की समस्या। जैसा कि हमने देखा था कि इल्तुतमिश के बाद 1236 और 1266 अगले 30 सालों में कई सारे शासक आए, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये थोड़े थोड़े समय के लिए आते गए। तो इनके आने जाने से, बार बार सत्ता में परिवर्तन होने से, और परिवर्तन किसके द्वारा? तुर्की अमीरों के द्वारा। विशेषकर जो चालीसा का जो दल था तुर्की चहलगानी का या चारगान का जिसको कहते हैं, या चालीसा भी कहते हैं, तो 40 सरदारों का जो दल इल्तुतमिश के द्वारा जो बनाया गया था सल्तनत के विस्तार के लिए, सल्तनत की रक्षा के लिए, अब वही चालीसा का जो दल है उस सल्तनत के लिए संकट बना हुआ था। और इस दल का प्रभुत्व इतना बढ़ गया था कि ये जिसको चाहते थे उसको सुल्तान बनाते थे, जिसको चाहते उसको पद से हटा देते थे। बलबन स्वयं उसी चालीसा गुट का, उसी सदस्य का एक व्यक्ति था। तो ऐसी परिस्थितियों में सुल्तान पद की जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, कम होने लगी, गिर गई, उसकी अवनति हो गई थी। तो सुल्तान पद को फिर से प्रतिष्ठापित करना, उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखना और कोई उसकी तरफ आंख उठा करके न देखने पाए, यह आवश्यक हो गया था बलबन के लिए। तो इसलिए बलबन के सामने ये जो चालीसा का दल था, चालीसा दल या चालीसा मंडल या तुर्की चहलगानी भी जिसको कहा जाता था, 40 सरदारों का जो गठन किया था, तो इनमें से कुछ इस दल का जो है समापन करना, इसका पतन करना, इसको समाप्त करना, ये बलबन के लिए चुनौती थी। तो इनमें से कुछ तो धीरे धीरे स्वयं ही अपनी प्राकृतिक मौत मर गए, और कुछ सरदारों का दमन बलबन ने वजीर के रूप में काम करते हुए, नायब के रूप में काम करते हुए नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कर दिया था। जो बचे खुचे थे सिर्फ उनको ही अब ठिकाने लगाने की बात थी, और उसमें भी बलबन सफल हुआ। तो बलबन ने चालीसा जो दल है, तुर्की चहलगानी का दल, इसको समाप्त किया, और इसके लिए उसने राजत्व का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो बलबन के शासनकाल की एक प्रमुख घटना या तथ्य है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, और हाँ, एक समस्या और थी इनके बलबन के सामने, सेना का पुनर्गठन की समस्या थी। सेना के पुनर्गठन की समस्या भी बलबन के सामने एक प्रमुख समस्या के रूप में थी। हम देखते हैं बलबन का राजत्व बलबन के राजत्व का सिद्धांत। इसने जो सुल्तान का पद है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और आम जनों से अलग विशिष्ट बनाने के लिए एक आभा
विकसित करने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली सल्तनत में, पहली बार हुआ ऐसा किसी सुल्तान द्वारा राजत्व का सिद्धांत विकसित किया गया हो, और इस सिद्धांत के द्वारा इस सिद्धांत के द्वारा बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत से सुल्तान का जो पद है उसे सर्वोच्च मान प्रदान करने का प्रयास किया था। उसे सुल्तान के पद को सर्वोच्चता प्रदान की बलबन ने। इसके राजत्व का जो सिद्धांत है, इसकी कुछ बातें हैं, उनको हम देखते हैं कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत नंबर 1। बलबन ने सुल्तान के पद के लिए कहा कि जो सुल्तान होता है वह इस धरती पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस पर धार्मिक रूप से जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते थे वो अल्लाह, जिसको हम गॉड या ईश्वर कहते हैं, उसे अल्लाह के नाम से संबोधित करते हैं, खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से। तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है या जो प्रमुख तत्व जो सबका नियंता होता है, नियामक होता है, वह अल्लाह है। और जो सुल्तान होता है वो इस धरती पर उसी अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो जिस तरह से अल्लाह का विरोध नहीं किया जा सकता, उसके कार्यों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसके प्रति शंका नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसी प्रकार अल्लाह के प्रतिनिधि जो इस धरती पर शासन कर रहा है उसके प्रति भी किसी प्रकार का विरोध करना, शंका करना, संदेह करना ठीक नहीं है। और उस समय की जो जनता थी, उस समय की जो आम जनता थी, उसमें दो प्रकार की जनता थी। एक तो भारतीय मूल के लोग जो हिंदू थे, तो सल्तनत के कार्यों में उनका कोई दखल नहीं था। एक तरीके से समझिए कि उनको आम जनता के रूप में, आम पब्लिक के रूप में उनको कोई मान्यता ही प्राप्त नहीं थी। सल्तनत के कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता था, कोई प्रभाव भी नहीं होता था। और जो सुल्तान होते थे ये चिंता किसकी करते थे? जो मुस्लिम जनता थी, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, इनकी चिंता की जाती थी, इनकी बात की जाती थी, इनके विश्वास को, इनकी जरूरतों आवश्यकताओं के हिसाब से ही कार्य किया जाता था। तो जो इस्लामिक जो पॉपुलेशन थी उस समय के इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो बलबन जानता था कि सबकी जो आस्था है वो धर्म में है और जनता के ऊपर धर्म का प्रभाव है। तो यदि सुल्तान के पद को धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो उसका प्रभाव धर्म भीरू जनता के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए उसने खुद को, मतलब सुल्तान को, धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसको उसने कहा कि नियामत खुदाई, नियामत खुदाई अल्लाह का प्रतिनिधि बताया खुद को। कि सुल्तान जो होता है धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा जिल्ले अल्लाह भी कहा। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का प्रतिबिंब, अल्लाह की छाया। जिल्ले
अल्लाह। नियामत खुदाई बताया किसको? सुल्तान को। और जिल्ले अल्लाह, अल्लाह का प्रतिबिंब। सुल्तान क्या होता है? अल्लाह का प्रतिबिंब है, अल्लाह की छाया है इस धरती पर, और इस धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, अल्लाह का ही भेजा हुआ व्यक्ति है जो सुल्तान के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस तरह से बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो पहली विशेषता है कि उसने खुद को आम जनता से, अन्य लोगों से सुल्तान के पद को सर्वोच्चता प्रदान की, उसको ऊपर उठा दिया, अलग कर दिया, और अल्लाह के प्रतिबिंब या अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर सुल्तान को बताया। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की जो दूसरी बात है वह है सुल्तान के पद का डेकोरम बढ़ाना, मतलब उसको उसकी मान मर्यादा, उसमें दिखावटीपन लाना। सुल्तान के पद का उठा देते हैं और देखते हैं। दिखावा करना, दिखावटीपन लाना, दिखावटी। उसने दिखावटी मान मर्यादा को स्वीकार किया। जो ऊपरी जो आवरण है उसको स्वीकार किया, जिससे सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके। और इतना ही नहीं, उसने अभिवादन करने की, जैसे हम किसी को राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उस समय सुल्तान को आम लोगों के द्वारा अभिवादन करने का जो तरीका है उसको परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, और सिजदा और पैगोस या पागोस भी बोलते हैं, पैगोस भी बोलते हैं, पागोस भी कहते हैं इसको। सिजदा और पागोस की जो परंपरा है उसको उसने शुरू किया था। इसके पहले के जो सुल्तान थे उन्होंने इस परंपरा को, सिजदा पागोस की परंपरा की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। सिजदा का मतलब होता है साष्टांग दंडवत। सुल्तान के सामने जाकर के उसके चरणों के में साष्टांग दंडवत करना, बिल्कुल लेट जाना, उसके चरणों पर जाकर के उसके पैरों में लेट जाना, ये परंपरा थी साष्टांग दंडवत करने की। और पागोस है इसके अंतर्गत सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। ये अनिवार्य कर दिया उसने। अभिवादन करने का जो ये तरीका है, सिजदा और पागोस का तरीका, उसको बलबन ने अनिवार्य कर दिया। इससे जो अन्य जो कुलीन वर्ग के जो लोग वहां बैठे रहते थे दरबार में और जिनके सामने इस तरह से होता था, तो इससे उनमें स्वतः ही एक भय व्याप्त हो गया सुल्तान के प्रति, और फिर किसी ने सुल्तान के प्रति किसी प्रकार की बात करने या विरोध करने का साहस नहीं दिखाया। इसके अलावा सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने फारस
के राज दरबार की जो परंपराएं थी, जो ठाट बाट था, उसको अपने दरबार में लागू किया। फारस के राज दरबार की परंपराओं को दिल्ली सल्तनत के दरबार में लागू किया, ठाट बाट को लागू किया, और वहाँ जो जैसे पहली चर्चा की गई थी कि दिखावटी मान मर्यादा को इसने जो है दिखावटीपन को सुल्तान के पद के अंग के रूप में, दरबार के अंग के रूप में इसने प्रतिष्ठित कर दिया, और खुद को इसने अफरासियाब वंश से जोड़ करके बताया कि मैं उस वंश का प्रतिनिधि हूं, उस मेरा संबंध अफरासियाब वंश से है। अफरासियाब फिरदौसी ने एक रचना लिखी थी शाहनामा, और उस शाहनामा में उसने अफरासियाब वंश का उल्लेख किया था। तो इसने उसी वंश से, उसी अफरासियाब वंश से अपना ताल्लुक स्थापित किया, ताल्लुक जोड़ा, और इसके जो पुत्र थे अपने पुत्रों के नाम भी इसने फारस के जो शाह हुआ करते थे उनके नामों की परंपराओं के अनुरूप इसने अपने पुत्रों के नाम लिखने शुरू कर दिए। जैसे कैकुबाद, कैमोस, कैकुसरो, ऐसे नाम इसने अपने पुत्रों के रखे। फारस के शाह, फारस का जो राज परिवार था उसकी नकल इसने की, और वहां की परंपराओं को, उनके त्योहारों को अपने यहाँ इसने लागू कर दिया और उनको मनाना शुरू कर दिया। हाँ, इसने एक काम और किया, राजनीति को धर्म के साथ नहीं मिलाया इसने। राजनीति को धर्म से अलग रखने का, अलग करने का प्रयास बलबन के द्वारा किया गया, और कठोर अनुशासन स्थापित किया इसने, कठोर अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन स्थापित किया। यहां तक कि बलबन के दरबार में जब राज दरबार चलता था इसका, तो जितनी देर राज दरबार चले उतनी देर बलबन के अलावा और किसी भी अमीर को या किसी भी व्यक्ति को दरबार में बैठने का अधिकार नहीं था। उनको जब तक दरबार की कार्यवाही चलती थी पूरे समय तक अपने स्थान पर खड़े रहना पड़ता था। और यही नहीं, उसने प्रत्येक दरबारियों के लिए उनके स्थान निश्चित कर दिए कि कौन किस जगह बैठेगा, और उसका क्रम निर्धारित कर दिया पद के हिसाब से। तो अपने निश्चित क्रम और निश्चित स्थान पर ही दरबारी बैठा करते थे, और जब तक राज दरबार चलता रहता था तब तक उनमें से किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं था, चुपचाप खड़े रहते थे। कोई भी दरबारी तभी बोल सकता था जब उसे खुद बलबन बोलने के लिए कहे, और बताया जाता है कि बलबन खुद स्वयं बहुत कम बोलता था, तो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देता था। बिना उसकी अनुमति के कोई बोल नहीं सकता था, और ना ही जब बलबन बोल रहा हो तो उसे कोई बीच में टोक सकता था। उसे टोकने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं थी, और बिना अनुमति के बोलने की इजाजत भी किसी व्यक्ति को नहीं थी। यहाँ तक कि बलबन दरबार की कार्यवाही के दौरान हंसता भी नहीं था, कतई हंसता मुस्कुराता नहीं था, और किसी दरबारी को, किसी अमीर को दरबार में हंसने मुस्कुराने की इजाजत भी नहीं थी। तो इस तरह से एक भय का, आतंक का, इस तरह का एक वातावरण उसने तैयार किया, एक क्रिएट किया
जो सुल्तान को अन्य से अलग कर देता है, सुल्तान की प्रतिष्ठा जिससे खुद ही स्वयं ही बढ़ जाती है। इस तरह का वातावरण बलबन के द्वारा तैयार किया गया और एक कठोर अनुशासन स्थापित किया गया। हाँ, उसका जो राजत्व था, उसके राजत्व के सिद्धांत की एक विशेषता न्याय, निष्पक्ष न्याय करना। निष्पक्ष न्याय करना बलबन के राजत्व के सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता थी। और अन्य विशेषताओं में देखें तो इसने अपराध को नियंत्रित करना किया इसने। जैसे भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, इसको रोकने का इसने प्रयास किया। इसके जो राजत्व के सिद्धांत में तो निष्पक्ष न्याय देना और अपराध का नियंत्रण और अपराधियों को सजा। निष्पक्ष न्याय, अपराध का नियंत्रण और अपराधियों को सजा और सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के आधार पर ईमानदारी के साथ निर्वाचन। योग्यता के आधार पर और ईमानदारी के साथ जो प्रमुख महत्वपूर्ण पद थे उस पर इसने निर्वाचन किया, लोगों को नियुक्त किया। तो इस तरह से बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपना राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।